हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, इसको मैंने दो वीडियो में डिवाइड किया है। तो जो इसका फर्स्ट हाफ है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, पहले आप वो देखिए, तभी आपको ये सेकेंड हाफ जो सेकेंड पार्ट है इसका समझ आएगा। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें अब आगे आता है पीएच। पीएच का क्या मतलब होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की अगर डेफिनेशन आएगी, पीएच क्या होता है? पीएच अगर बोलेगा डिफाइन पीएच, तो आपको एक नंबर की डेफिनेशन आती है, तो ये लिखना है, इट इज़ डिफाइंड एज माइनस लोगरिदम ऑफ बेस 10 ब्रैकेट में एच पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है आपको ये इसी तरीके से याद कर लेना है। ये इसकी आपको जो ये डिटेल में क्या है ये आपको +1 क्लास में पता लगेगा अच्छी तरीके से। तो पीएच क्या बोलोगे अगर एक नंबर की डेफिनेशन आएगी? तो पीएच इट इज़ डिफाइंड एज माइनस लोगरिदम ऑफ बेस 10 ब्रैकेट में एच पॉजिटिव आयंस। अब पीएच एक्चुअल में होता क्या है? पीएच एक स्केल होता है जो हमें एसिड, बेस और साल्ट के बारे में बताता है। पीएच स्केल में ध्यान दीजिएगा 1 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। 1 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। अगर पीएच, ध्यान दीजिएगा, पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेस होगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो वो क्या होगा? साल्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान समझेंगे। ये जो पीएच स्केल है, तो देखिएगा जैसे अच्छा एसिड क्या होता है, जितने ज़्यादा, देखो जैसे हमें पता है एसिड क्या रिलीज़ करता है? एच पॉजिटिव आयन। तो जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, और जो जितने कम एच पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा वो उतना वीक एसिड होगा। और उसी तरीके से बेस की बात करेंगे तो बेस जो जितने ज़्यादा ओ एच नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा उतना अच्छा बेस होगा, और जो जितने कम ओ एच नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा वो उतना वीक बेस होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो दे रखा है, यहाँ पे एक 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 ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, दो सब्सटेंस दे रखे हैं, दो सॉल्यूशन। एक का पीएच 4 है, एक का पीएच 2 है। तो अच्छा एसिड कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम ग्राफ को देख के, सॉरी, ये जो पीएच स्केल है उसको देख के समझते हैं। देखिए ए है, ए का पीएच 4 है, तो ये देखिए 4 है। यहाँ से देखिए इसमें ये एच पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन है, तो इसकी कितनी है? इतनी है, दिख रही है। और 2 वाले की एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, दिख रही है। तो ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कहाँ पे है? जब पीएच क्या है? 2 है। तो अच्छा एसिड कौन सा होगा? बी होगा अच्छा एसिड, क्योंकि इसके पास एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। इसी तरीके से मैंने जैसे बताया, बेस की बात करते हैं। एक का सी है, एक डी है। एक का पीएच 8 है और एक का पीएच 11 है। एक का 8 है और एक का 11 है। तो अच्छा बेस कौन सा होगा? तो देख लीजिएगा। तो अच्छा बेस वो होगा जो जो ज़्यादा नंबर ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। तो 8 में है तो यहाँ पे ओ एच नेगेटिव आयन देखेंगे, तो 8 में ओ एच नेगेटिव आयन इतने हैं, और 11 में ओ एच नेगेटिव आयन इतने हैं। तो ध्यान दीजिएगा 11 में ओ एच नेगेटिव आयन ज़्यादा है, तो अच्छा बेस वो होगा जो ज़्यादा ओ एच नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। तो इन दोनों में से डी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसी तरीके से जो साल्ट होता है, साल्ट का पीएच 7 होता है, तो ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। तो पीएच जो साल्ट का होता है वो 7 होता है। जो डिस्टिल वाटर या जो प्योर वाटर होता है वो उसका पीएच क्या होता है? 7 होता है। और जितने भी साल्ट होते हैं उसका अप्रोक्सीमेटली पीएच क्या होता है? 7 होता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इज एसिड कंटेन ओ एच नेगेटिव आयन? इफ यस देन वाई इट इज कैटेगराइज्ड एन एसिड। कहता है क्या एसिड, ध्यान दीजिएगा, जो एसिड है, हमें पता है एसिड क्या होता है, एसिड की क्या प्रॉपर्टी है? एसिड एच पॉजिटिव आयन छोड़ता है। तो कहता है क्या एसिड के पास ओ एच नेगेटिव आयन होते हैं? अगर होते हैं तो उसे एसिड क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिएगा। जैसे मान लीजिए पीएच यहाँ पे बस 3 है, यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे 3 पीएच है, तो यहाँ से यहाँ तक तो एच पॉजिटिव आयन है, और इधर नीचे क्या है? ओ एच नेगेटिव आयन। ध्यान दीजिएगा, तो हम ये कहेंगे हाँ एसिड के पास ओ एच नेगेटिव आयन होते हैं, लेकिन उन्हें एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ओ एच नेगेटिव आयन से। जैसे मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक एक एसिड है, उसके पास एच, मान लीजिए ये समझाने के लिए है डाटा आपके पास। जैसे मान लीजिए आपके पास, उसके पास 10 एच पॉजिटिव आयन है और 2 एच नेगेटिव आयन है।
तो याद रखिएगा, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड होता है ना ये बेस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 H पॉजिटिव आयन है और 2 OH नेगेटिव आयन है। तो 10 H पॉजिटिव आयन में से 2 H पॉजिटिव आयन किसको साथ कंबाइन हो रहे हैं, 2 OH नेगेटिव आयन के साथ। तो क्या बना दे रहे हैं, वाटर बना दे रहे हैं। लेकिन अब बच क्या गया, सोल्यूशन में बच क्या गया, 8 H पॉजिटिव आयन बच गए। तो सोल्यूशन में दिख क्या रहे हैं, H पॉजिटिव आयन, इसलिए क्या होगा, एसिड होगा। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या बेस के पास H पॉजिटिव आयन होते हैं, अगर होते हैं तो उन्हें बेस क्यों कहा जाता है। तो जैसे हमें पता है बेस क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयन। तो हम कहेंगे हाँ बेस के पास H पॉजिटिव आयन होते हैं, लेकिन जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है वो OH नेगेटिव आयन से कम होती है। यानी OH नेगेटिव आयन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, हाउ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड। ध्यान दीजिएगा, इज डाइल्यूटेड। इस क्वेश्चन को मतलब समझाता हूं। कहता है कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर किसी बेस का सोल्यूशन को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी बेस के सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसके अंदर हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। अगर उसके अंदर हम वाटर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम उसके अंदर पानी डालेंगे तो उसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम किसी बेस के सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करेंगे तो कंसंट्रेट करते टाइम हम क्या डालते हैं, उसमें बेस डालेंगे। तो बेस डालेंगे, देखो पहले बेस है उसमें और बेस डाल दिया, तो OH नेगेटिव आयन पहले जितने थे उससे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो बेस होगा उस जो जब हम कंसंट्रेशन होगी जो OH नेगेटिव आयन की, इस केस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से हम आगे पढ़ते हैं पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच का कहाँ का यूज़ है, कैसे यूज़ है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है पीएच ऑफ नॉर्मल बॉडी, जो नॉर्मल बॉडी होती है उसका जो पीएच होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है 7 से 7.8 के बीच में। 7 से 7.8 के बीच में जो नॉर्मल बॉडी होती है उसका पीएच क्या होता है, 7 से 7.8 के बीच में। वैसे होता है एसिड रेन। अब एसिड रेन को दो तरीके से समझेंगे। पहला क्या होता है एसिड रेन, वो रेन जिसका पीएच लेस देन 5.6 हो। ध्यान दीजिएगा, वो रेन जिसका पीएच लेस देन 5.6 हो उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। दूसरा एसिड रेन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरीके से। कहता है कि जैसे हम जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, जो कारखानों की चिमनी से धुआं निकलता है, जो ऑटोमोबाइल हम यूज़ करते हैं उसमें से धुआं निकलता है, उसमें हार्मफुल गैसेस होती है। कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसेस हैं ये इन्वायरमेंट में जैसे ये ऊपर इन्वायरमेंट में जाके ट्रैप हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो गैसेस हैं इन्वायरमेंट में जाके ट्रैप हो जाती है। ऊपर से जब रेन आता है, रेन जब आता है, रेन मतलब वाटर जब ऊपर से आता है, जैसे ही ये वाटर यानी रेन इस इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है जहाँ पे हार्मफुल गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वाटर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर तो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना देता है, और वाटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, नाइट्रिक एसिड। अब जमीन पे अर्थ सरफेस पे क्या गिर रहा है, एसिड गिर रहा है, क्योंकि ये रेन इनके साथ कंबाइन होकर क्या बना गया है, एसिड, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अब ये जो एसिड रेन है इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। जो एसिड रेन है इससे जो ताजमहल का जो कलर है वो येलो हो रहा है, वो एसिड रेन के कारण ही हो रहा है। जो एक्वेटिक एनिमल है उस पर भी, उनके लिए भी काफ़ी एंडेंजर है ये। जो एसिड रेन जब पानी में गिरेगी तो एक्वेटिक एनिमल को क्या करेगी, मारेगी उसको, तो जिससे इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। एक और है टूथ डिके, दांतों का सड़ना। जो दांत होते हैं हमारे वो हार्डेस्ट सब्सटेंस से बने होते हैं जिसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कहता है दांतों का सड़ना क्या होता है, अगर हमारे माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाए। इफ द पीएच ऑफ आवर माउथ मतलब मुंह के अंदर का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत सड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं टूथ डिके। इसको एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा सा। कहता है कि जब कभी हम कोई रात के समय बेसिकली स्वीट सब्सटेंस खाते हैं, चॉकलेट, मिठाई वगैरह
खाते हैं तो ये जो चॉकलेट और मिठाई वगैरह होती है जो हमारे दांतों में डिपॉजिट हो जाती है। अब दांत में डिपॉजिट होने के कारण अगर हम रात को ब्रश करे बगैर सो जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो स्वीट सब्सटेंस को तोड़ते हैं और हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब मुंह का पीएच डिक्रीज हो जाता है विच कॉजेज टूथ डिके। नेक्स्ट आता है आंट बाइट। आंट या इंसेक्ट लाइक आंट लाइक हनी बी, ये जब भी हमें कभी काटती है तो ये हमारी स्किन में, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमें काटती है तो हमारी स्किन में मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। जब ये मिथेनोइक एसिड छोड़ती है हमारे मुंह के अंदर, सॉरी हमारे मुंह कह रहा, हमारे स्किन के अंदर जहाँ पे हमें काटती है, तो जब ये मिथेनोइक एसिड छोड़ती है तो इट कॉजेज पेन, इसकी वजह से हमें पेन होने लग जाता है। तो हमें कहा जाता है कि लोहा रगड़ लो, प्याज लगा लो। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये होता है बेस। क्या होता है? बेस। तो देखो हमारी स्किन में क्या गया? एसिड। जब हनी बी या एंट ने में काटा तो हमारी स्किन में क्या गया? एसिड। और हमने क्या लगा लिया? बेस लगा दिया, प्याज वगैरह लगा लिया, तो बेस लगा लिया। तो एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर। तो ये जो एसिड है वो खत्म होकर क्या बन जाता है? साल्ट। तो इस तरीके से जो हमारा दर्द होता है वो खत्म हो जाता है। उसी तरीके से होता है एसिडिटी। एसिडिटी का क्या मतलब होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इंक्रीजेज इन आवर स्टमक विच कॉजेज बर्निंग इफेक्ट। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारी छाती में इधर जलन होने लग जाती है। तो इसको जब हमें एसिडिटी होती है तो कहते हैं इनो पी लो, जीलोसिल खा लो या जीलोसिल पी लो। तो इसमें होता क्या है, हमारे स्टमक में एसिडिटी है तो एसिड होता है, इनो हो गया या जीलोसिल हो गया, ये होता है बेस। ये क्या होता है? बेस। तो ये किस तरीके से रिएक्ट करता है? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट प्लस वाटर। तो यानी ये एसिड है ये खत्म हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? साल्ट में। और हमारा बर्निंग इफेक्ट या जो हमारे को पेन हो रहा होता है या जलन हो रही होती है वो ठीक हो जाती है। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये हमें कहा जाता है कि इनो जो है ये 6 सेकंड के अंदर ही इनो पियो और 6 सेकंड के अंदर आराम आ जाएगा। तो ये 6 सेकंड की गारंटी इसलिए लेता है क्योंकि जो एसिड और बेस रिएक्शन होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, सबसे तेज होता है। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही हमने बेस पिया हो तो इमीडिएटली वो एसिड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर। उसी तरीके से निटल स्टिंग होता है, एक ये केस है। निटल क्या होता है? निटल एक जो प्लांट है ये अक्सर डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। अगर एक्सीडेंटली इसकी जो लीव्स होती है बड़ी नोकीली होती है, अगर ये हमारे स्किन में चुभ जाती है तो इससे ये हमारे स्किन में क्या छोड़ देती है? यही वाला एसिड छोड़ देती है, मिथेनोइक एसिड। याद रखिएगा कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से हमें पेन होने लग जाता है। तो ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरती चीज़ है। जहाँ पे भी निटल प्लांट होगा उसके बैक साइड में ही बुश प्लांट की वो होती है, झाड़ियाँ होती है, सॉरी डॉग प्लांट की बुशेज होती है, झाड़ियाँ होती है। अगर हम उस डॉग प्लांट के लीव को लेके अगर हम इस पर रगड़ लेंगे जहाँ पे हमारे को ये निटल स्टिंग यानी निटल प्लांट की जो लीव है चुभी है, तो देखो निटल जो है, निटल की स्टिंग में है मिथेनोइक एसिड, जो डॉग प्लांट का लीफ है उसमें क्या है? बेस। तो इसी तरीके से एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? साल्ट प्लस वाटर, और कुछ देर में हमारा दर्द क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं समथिंग अबाउट साल्ट, कुछ साल्ट के बारे में। जो साल्ट जो होता है उसका पीएच होता है 7। ध्यान दीजिएगा, साल्ट जो होता है उसका पीएच क्या होता है? 7 होता है। एक सबसे पहले मैं आपको साल्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कॉमन साल्ट है जिसका नाम है ब्राइन। इसको कॉमन साल्ट भी या टेबल साल्ट भी बोलते हैं। जो घरों में हम नमक यूज़ करते हैं वो है ये। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड और केमिकल फार्मूला होता है NaCl। अब ये साल्ट जो NaCl, अक्सर साल्ट बनता कैसे है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट प्लस वाटर, तो साल्ट बनता है। तो यहाँ पे NaCl कैसे बन रहा है? HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बनाता है साल्ट NaCl प्लस वाटर। तो NaCl इस तरीके से बनता है। अब जो ये NaCl है या कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी बोलते हैं ऐसे, ये जो है ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे लोहा रॉ मटेरियल, लोहा से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लकड़ी रॉ मटेरियल, लकड़ियों से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो वैसे ये NaCl जो है वो रॉ मटेरियल है, मतलब इसकी मदद से हम काफ़ी कंपाउंड बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे जाके इसका। सबसे पहले हमें 3 चीज़ें याद रखें, जैसे यहाँ पे भी था,
यहाँ पे कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला। इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन आके हमें पूछ सकता है कि बोलेगा भाई कॉस्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, NaOH का कॉमन नेम क्या है, NaOH का केमिकल नेम क्या है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ध्यान से हमें याद रखने हैं। तो जैसे अब पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं कोर साल्ट, ये कॉमन नेम है इसका कॉस्टिक सोडा, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला है NaOH। अब फॉर्मेशन बनता कैसे है, हमने क्या लिया NaCl। अब NaCl को किसके साथ रिएक्ट कर दिया, वाटर के साथ। ये जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, तो NaCl और वाटर के को डाला और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जब, तो इसकी वजह से बनता है 2NaOH + H2 + Cl2। यानी NaOH किसकी मदद से बना, NaCl की मदद से बना। तो NaCl जैसे मैंने बताया था रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, तो ये कुछ सब्सटेंस को बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि क्लोर मतलब क्लोरीन और एल्कली मतलब बेस। ये बेस है एल्कली, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। क्लोर मतलब क्लोरीन और एल्कली मतलब बेस, इस रिएक्शन में निकला है, तो इसलिए बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब जो NaOH है, इसके यूजेस क्या है। पहला यूज है, इट इज़ यूज टू अनब्लॉक ड्रेन पाइप। जो ड्रेन पाइप होती है, यानी जो कुछ कचरा फंस जाता है ड्रेन पाइप में, उसको अनब्लॉक करने के काम आता है। इट इज़ यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। ये सोप और डिटर्जेंट के बनाने के काम आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पढ़ते हैं साल्ट, उसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल फार्मूला है CaOCl2। अब ध्यान दीजिएगा फॉर्मेशन, अब ये बनता कैसे है ब्लीचिंग पाउडर में। ये लेते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम। इसको किससे रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन गैस से। अब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करते हैं तो बनता है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। अब मैं ये कहूँगा, यहाँ पे देखो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन है, इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो मैं अब यहाँ पे कहूँगा, यहाँ पे NaCl का यूज़ है, यहाँ पे डायरेक्ट वे में नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे NaCl का यूज़ है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे इससे पहले हमने ये जो रिएक्शन पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन देखो NaCl को H2O के साथ कंबाइन करके हम कौन सी गैस निकालेंगे, क्लोरीन गैस। जो ये क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगी, रिलीज होगी, तो उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इसके साथ कंबाइन करके और बनाएंगे क्या, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे NaCl का यूज़ है। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसके यूजेस क्या है। पहला, इट इज़ यूज टू ब्लीच कॉटन इन कॉटन इंडस्ट्रीज। कॉटन इंडस्ट्रीज में कॉटन को ब्लीच करने के काम आता है। इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। मतलब जो क्लोरीन होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। वो वाटर को जर्म्स, वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें क्लोरीन है, तो ये भी जो है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और ये वाटर को फ्री करता है जर्म से, यानी वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करता है। तीसरा, ये बार्बर शॉप में यूज़ किया जाता है, मतलब फेशियल वगैरह के लिए, ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास तीसरा सॉल्ट जो है, उसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल फार्मूला है NaHCO3। अब ये बनता कैसे है, NaCl को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये अमोनिया है, NH3 यानी अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। तो यहाँ पे ये भी NaCl की मदद से बना। तो जैसे मैंने बताया था आपको, NaCl रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से अब इसके यूजेस आते हैं। यूजेस क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो बेकिंग सोडा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है इसके यूज बता रहा हूँ। इट इज़ यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कैसे यूज होता है, ध्यान से मैं तो आपको समझाता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसको जैसे ही हम हीट में डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ से जैसे हमने बेकिंग सोडा को आग में डाला तो उसने क्या रिलीज करी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, ये आग बुझाने के काम आती है, जैसे आप लोगों को पता ही है। दूसरा इसका यूज है, इट इज़ यूज टू मेक केक फ्लफी। कहता है जो केक होता है वो फ्लफी होता है, आपने देखा ही होगा। तो जैसे ही हम बेकिंग सोडा को केक बनाते टाइम उसमें डालते हैं बेकरी आइटम में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो केक में बहुत सारे, आपने देखे होंगे, बहुत सारे छेद होते हैं। तो उन छेद के अंदर से वो बाहर आने की कोशिश करती है और उन छेद में रह जाती है कुछ तो, और वो केक को क्या बना देती है, फ्लफी बना देती है। तीसरा, इट इज़ यूज टू मेक बेकरी आइटम। तो ये बेकरी आइटम को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो साल्ट है वो है कॉमन नेम है उसका वाशिंग सोडा,
केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। फॉर्मेशन अब बनता कैसे है, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, इसे 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करा देते हैं तो बनाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब क्या होता है, देखिए दो केसेस है इसमें। ये जो वॉशिंग सोडा है इसको अगर 373 केल्विन से कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं या ओपन एयर में रखते हैं तो क्या होता है, ये Na2CO3 इंटू 1H2O प्लस 9H2O, ये जो है वॉशिंग सोडा अपने 9 मोलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। वैसे ही अगर जब इसको 373 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये जो यहाँ पे 9 मोलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ पे 10 के 10 टोटल सारे के सारे मोलिक्यूल ऑफ वाटर क्या कर देता है, ये रिलीज कर देता है। इसकी वजह से ये सूखा हो जाता है, इसके पास अब कोई भी पानी नहीं बचा, कोई भी वाटर मोलिक्यूल नहीं बचा, तो ये सूखा हो गया, तो इसलिए बोलते हैं इसे डेड बर्न्ड प्लास्ट या सोडा एश या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से आगे चलते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। जैसे हमें पता है वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन लॉन्ड्रीज में यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए। इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को, जो हार्ड वाटर होता है एक सॉफ्ट वाटर होता है, जो हार्ड वाटर होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, तो जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर साबुन झाग नहीं देता, लेकिन वॉशिंग सोडा क्या करता है, उसकी हार्डनेस को रिमूव कर देता है और उसमें भी झाग देता है। तीसरा, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एज वेल एज ग्लास। तो ये कहाँ का यूज़ किया जाता है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, सोप में, पेपर और ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो साल्ट आता है उसका कॉमन नेम है POP, क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, केमिकल फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। जैसे मैं समझाता हूँ, कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4, हेमी मतलब जो हेमीस्फीयर मतलब हेमी का मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब H2O। अब ये बनता कैसे है, इससे बनता है CaSO4 इंटू H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये है इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम होता है जिप्सम, और इसका जो केमिकल नेम है मैंने बताया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मतलब दो है। तो जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब देखो टोटल 2 H2O थे, तो 2 में से हाफ इधर हो गया और 1.5 इधर बच गया, तो प्लस 1.5 H2O। इस तरीके से यहाँ पे POP बन जाता है, ठीक है। अब देखिए POP के यूज़ का है, इट इज़ यूज टू जॉइन द क्रैक बोन्स। हॉस्पिटल में जब हड्डी टूट जाती है, जो प्लास्टर लगाया जाता है उसको जोड़ने के लिए, उसमें POP का यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन सीलिंग ऑफ हाउसेज, मतलब जो घरों की छत होती है, छतों पे हम POP का डिज़ाइन डालते हैं, वो भी पता है हम लोगों को। तीसरा, इसमें एक और यूज़ होता है, ये क्रोकरी आइटम जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको बनाने के भी काम आता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, वाई POP स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो कहता है POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, यानी पानी से अलग क्यों रखा जाता है, क्योंकि क्या होता है जब POP वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो दोबारा क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है, जिसको रीमाउल्ड करना बड़ा मुश्किल है, उसे दोबारा हम किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए POP को कहाँ रखा जाता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। एक लास्ट टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, कि एक फार्मूला यूनिट में कितने वाटर मोलिक्यूल होते हैं, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। जैसे CuSO4 इंटू 5H2O, इसमें वाटर मोलिक्यूल कितने हैं, 5, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे 5 है। यहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो इसमें कितनी है, हाफ है। वैसे Na2CO3 इंटू 10H2O, तो इसमें क्या है, 10 है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अगर आपके लिए ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आया है, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।